नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हिंदी दिवस समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने भी शिरकत की है। जहां सीएम ने छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया, वहीं सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा है कि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र की आत्मा और गौरव का प्रतीक है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और देश की इस गौरवशाली धरोहर को समृद्ध बनाएं। भारत के रूप का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रूप क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, ये हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले के समय में काफी नुकसान हिंदी का हुआ, उसकी भरपाई आज पूरी शक्ति से की जा रही है। पुराने समय में जो न्यूनता रही है उसको विस्तार देने का काम हो या उसमें अधिकता लाने का काम हो, लगातार हो रहा है। हम अपनी भाषा और मातृभाषा पर गर्व करते हैं। इसे विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खजान दास जी ने भी कहा और सुबोध भाई भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं और मुझे समय समय पर जब भी कहते हैं तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी का उत्थान हो, हिंदी का संवर्धन हो, हिंदी का विकास हो। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय करना पड़े तो हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और अनेक मंचों पर आज शिक्षा जगत में भी एक सरकारी मंचों पर भी एक अभूतपूर्व स्थान आज दिया जा रहा है। अभी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे जटिल विषयों की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, जो कुछ समय पहले तक केवल एक कल्पना थी। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी। भाइयों बहनों, आज हिंदी दिवस पर हम सबको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, इसे विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। हिंदी 21वीं सदी की सशक्त भाषाओं में से एक बनाने का दायित्व हम सबका है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा से भी शुरू करें और इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं तो हमारे इस सब जो भविष्य के कर्णधार हैं उनसे जरूर कहूँगा कि अनेक भाषाओं को आप सीखने का प्रयास करिए। जितनी भाषाएं अधिक से अधिक सीखी जा सके उनको सीखना।
और उत्तरकाशी से बड़ी खबर, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर हुआ बंद। राड़ी और ओरछा बैंड के पास आया भारी मलबा। मलबा और बोल्डर आने से बंद हुआ हाईवे। NHIDCL का जेसीबी मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक को ब्रह्मखाल बड़कोट के पास ही रोक दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार मलबा आने से कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं और ऐसे में दोनों तरफ लंबी लंबी कतारों में जाम भी लग खड़ा हुआ है। NHIDCL का जेसीबी मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई जगहों पर उत्तराखंड में ये जगह जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाल फिलहाल की उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं, जहां पर यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग कई जगहों पर बंद हो गया है। ऐसे में राड़ी और ओरछा बैंड के पास ये भारी मलबा आ गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को भी और जो तीर्थ यात्री हैं या फिर जो आवाजाही कर रहे हैं उनको भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि NHIDCL का जेसीबी मार्ग खोलने में लगातार जुटा हुआ है और शासन की ओर से भी यह आदेश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी लगातार अपने क्षेत्रों में नजरें बनाए रखेंगे। और ये देखा भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में मलबा आने से कई जगहों पर मार्ग बाधित हो गए हैं, लेकिन टीमें लगातार जुटी हुई हैं। ऐसे में मार्गों को खोलने का काम भी लगातार किया जा रहा है। राड़ी और ओरछा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर यह भारी मलबा सड़क पर आ गया है। हालांकि इसको खोलने के लिए NHIDCL का बुलडोजर भी लगातार लगा हुआ है, जो कि मार्ग को खोलने का काम कर रहा है। और संवाददाता दीपक नोटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी, किस तरह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, चार धाम यात्रा का जो जो द्वितीय चरण है वो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन उत्तरकाशी जनपद में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी और इसके कारण से जो यमुनोत्री मार्ग है वो जो है राड़ी के पास जो है बंद हो गया था कल शाम को। और आज उसको जो है खोलने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मार्ग अभी तक नहीं खोला गया है। लेकिन और लगातार जो NHDSL और जो प्रशासन की टीम है वहाँ पे मौजूद है। शायद हो सकता है कि थोड़ी देर में जो है मार्ग खुल जाएगी। तो जो तीर्थयात्री आ रहे हैं या फिर स्थानीय लोग हैं, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक मार्ग भी है या फिर किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है अभी, दीपक? जी बिल्कुल, जो चार धाम से यात्री आ रहे हैं तो उनको जो है बड़कोट में रोका गया है। दूसरी तरफ से जो वहाँ पे स्थानीय लोग जा रहे हैं तो उनको जो ब्रह्मखाल या आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे उनको रोक दिया गया है। और उसके बाद जो है आगे लगातार काम चल रहा है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पे आ गए थे और जो NHDSL थी उससे जो है केवल एक छोटा सा वहाँ पे जेसीबी उन्होंने रखा हुआ था। और बाद में जो है जो बड़ा जो उनका जो डोजर होता है उसको जो है मंगाया गया। अब जो है उन पत्थर को तोड़ने की जो है कार्रवाई चल रही है। शायद ही आधे से 1 घंटे में हमारा खुल जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ज्योतिर्मठ में ऑरेंज अलर्ट के चलते पिछले 55 घंटों से लगातार हो रही झमाझम बारिश आखिरकार थम गई है। नगर वासियों को 3 दिन बाद आज सुबह सूर्यदेव के दर्शन भी हुए हैं, लेकिन नगर क्षेत्र में भूस्खलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर के बद्रीनाथ बाईपास के नरसिंह मंदिर रोड पर शुक्रवार को भी भूस्खलन हुआ था और आज भी इसी नरसिंह मंदिर रोड पर भूस्खलन होने से सड़क पर भारी भरकम बोल्डर आ गए हैं, जिसे हटाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल नरसिंह मंदिर बाईपास रोड पर आवाजाही थमी हुई है और वाहनों को अपर बाजार रोड से बद्रीनाथ गोविंद घाट भेजा जा रहा है। तो वहीं मौसम खुलने के साथ साथ बद्री धाम और हेमकुंड साहिब सहित फूलों की घाटी की यात्रा भी सुगमता के साथ जारी है। तो आपको बता दें कि लगातार भूस्खलन जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिर्मठ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर नरसिंह मंदिर रोड पर आवाजाही भी थम गई है। और संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अभी क्या माने, जिस तरह से भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और तीर्थयात्री भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तो अब किस तरह से मैनेज किया जा रहा है और अभी हालातों पर किस तरह से प्रशासन भी अपनी तैयारियां रखे हुए है पूरी?
विशाल जी देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार चमोली जनपद में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि आज सुबह जो सूर्य देवता के जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र में दर्शन हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कल भी इसी नरसिंह मंदिर रोड में भूस्खलन हुआ था और आज भी एक बड़ा सा बोल्डर जो है बीच सड़क में आ चुका है, जिसके कारण जो है ये बाईपास रोड है बद्रीनाथ धाम को जाने के लिए जोशीमठ से कटती है। तो लिहाजा आजकल इसी रोड से जो है वाहनों की आवाजाही होती थी बद्रीनाथ धाम और गोविंद घाट आदि जाने के लिए। और अब जबकि यहाँ पे बोल्डर गिर चुका है तो प्रशासन द्वारा जो है डाइवर्ट कर दिया गया है रूट, और मुख्य बाजार से जो है अभी यात्री वाहन भगवान बद्री विशाल के धाम जा रहे हैं और गोविंद घाट के लिए जा रहे हैं। हालांकि किसी तरह का जो ट्रैफिक में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ, सिर्फ नरसिंह मंदिर बाईपास रोड में ही ये बोल्डर गिरा है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस जोन में जो है भूस्खलन का होना, पिछले 48 घंटों में 2 से 3 बार इस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है, तो कहीं न कहीं जो है ये फिर से एक डराने वाली बात जो है जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र के लोगों के दिलों में फिर डर पैदा होने लग गया है, क्योंकि पहले से ही ये भूस्खलन जोन जबरदस्त भूस्खलन का जोन माना जाता है। और अभी 1-1.5 साल पहले ही यहाँ पे बड़ी जो है भूस्खलन की घटनाएं यहाँ पे हुई है, और अभी कुछ भूले ही थे लोग कि फिर से जो है यहाँ पे भूस्खलन होने लग गया। तो ये कहीं ना कहीं जो ज्योतिर्मठ क्षेत्र, जो नगर क्षेत्र है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, इन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हालांकि यात्रा पे कोई व्यवधान नहीं, यात्रा बिल्कुल सुगमता के साथ जारी है। भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भी आज भी सैकड़ों यात्री जो है बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, हेमकुंड धाम पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो भूस्खलन के लगातार घटना जो है जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रही है, तो इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रानीखेत में लगातार हो रही बारिश के चलते कई स्थानों में भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। नगर में राजकीय अस्पताल के निचले हिस्से में भूस्खलन के चलते पेड़ गिरने से दुकानों को नुकसान पहुंचा है। पेड़ों के गिरने से मीना बाजार के पास दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान यातायात को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। वहीं एसडीएम ने सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल खाली कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। ऐसे में अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। दुकान की ना पूरी सही है। अभी ये सूचना जैसे मिली, अभी तुरंत ये आधे घंटे पहले तकरीबन यहाँ भूस्खलन हुआ है, और अभी उसका डैमेज जो है अभी हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि डैमेज कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि अभी आगे भी रेड अलर्ट जारी है। कल भी भारी वर्षा होने का अनुमान है, इसलिए तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल को अभी जो है सील करवा दिया गया है, तथा यहाँ पे जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको अन्यत्र जो यहाँ एक नियर बाय हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये डायरेक्शन दिए गए कि ओपीडी अभी ना चालू किया जाए, तथा जो आसपास के सीएचसी पीएचसी है उन्हें अभी ये निर्देशित किया जाता है कि वो यहाँ पे रेफर ना करें, इसके बजाय कहीं अन्यत्र रेफर करें। जब तक ये एग्जैक्टली हम इसको बता नहीं सकते, ये सेफ नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ओपीडी को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सर इसके अलावा और कोई दिशा निर्देश? इसके अलावा अभी यही है कि हम जो यहाँ पे और खतरे में जो पेड़ हैं उनको भी जो कार्रवाई के तहत उसको भी कटान के लिए कर रहे हैं, तथा जो यहाँ पे रोड है और दुकानें हैं जो आसपास की जो भी अभी खतरे की घटना है उनको भी तत्काल जो है बंद किए गए जब तक कि आपदा जो रेडी कर रही है। और संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी जिस तरह से अभी तस्वीरें भी सामने आई कि भूस्खलन हुआ और ऐसे में दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है, तो अभी क्या कुछ कह रहे हैं एसडीएम? किस तरह की अभी तैयारियां भी हैं आगे के लिए? जी विशाल, लगातार हो रही बारिश से जो भूस्खलन है, भूस्खलन के साथ साथ जो पेड़ हैं उसके नीचे, अस्पताल के नीचे, वो भी ढह गए हैं, जिसके रहने से जो नीचे दुकानें हैं मीना बाजार में छोटी छोटी, उनको भी नुकसान हुआ है। और यहाँ तक कि एहतियात के तौर पर वो अस्पताल को खाली करा दिया है। एसडीएम राहुल आनंद का कहना है कि अगर ये बारिश जब तक नहीं रुकती, जो मरीज हैं उनको नजदीकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है कालिका में, वहाँ रेफर किया है। और उनका कहना है कि जो मरीज हैं गंभीर हैं उनको डॉक्टर या तो टेलीपैथी के माध्यम से, उनको कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका उपचार करेंगे। और जो बाहर से जो मरीज रेफर किए जा रहे हैं उनको भी ये हिदायत दीजिए कि अभी ये हॉस्पिटल में, रानीखेत का जो हॉस्पिटल है, यहाँ उनको रेफर ना करें। इसके अलावा जो वहाँ पर लोगों के आने जाने पे भी रोक लगा दी है, वो ओपीडी जो है बंद है।
जी, संजय, क्या माने जिन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, प्राइवेट वार्ड में पहुँचाया गया है गवर्नमेंट से, तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? क्योंकि वो लोग हो सकता है इतने सहाय ना हों कि वो अपना प्राइवेट में इलाज करा पाएँ, इसीलिए वो शायद गवर्नमेंट में अपना इलाज करा रहे थे अस्पताल में। जी, जी, बहुत अच्छी बात। ये इस पे जब बारे में मालूम किया, जो प्राइवेट जो वार्ड में प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा गया है, हुँ, इनका फिलहाल इसके बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ही इनका जो है इलाज कराया जाएगा। फिलहाल जो है इसको देखते हुए एसडीएम ने ये चिकित्सालय में बैठक रखी है और उन्होंने कहा कि इसका निरीक्षण किया जाएगा। जो भूस्खलन चल रहा हुँ। है, इसकी रोकथाम के लिए जो है उपाय किए जाएंगे। जी, बिल्कुल संजय, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव हो गया है। कई जगहों पर पहाड़ी रास्ते भी बंद हो गए हैं। वहीं हल्द्वानी से गोला पार को जोड़ने वाला पुल गोला नदी के तेज बहाव की वजह से टूट गया है, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो गई है। वहीं कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस ने रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुलिस के जवानों की तैनाती पुल पर कर दी गई है। कल शाम से ही गोला का जो डायवर्जन है वो हमने कर दिया था। और चाहे नरीमन वाला पुल हो या ये जो हमारा गोला पुल वाला है, दोनों पे ट्रैफिक हमने रोक दिया था। अब कुछ गोला पुल के पास में कोई जो रोड जो है वो धंसने की सूचना आई है, तो ट्रैफिक पहले से रुका हुआ है। बाकी जिला प्रशासन की टीम उसको देख रही है कि उसमें रिपेयरिंग में कितना टाइम लगेगा। फिलहाल ट्रैफिक कल वहीं से। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बार चुनाव में अध्यक्ष पद पर दुर्गा मेहता और महासचिव पद पर वीरेंद्र रावत चयनित हुए हैं, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजत मित्तल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह मेर, महिला उपाध्यक्ष मधुर नेगी और उप सचिव पद कुंदन नेगी ने जीत लिया है। अध्यक्ष पद पर दुर्गा मेहता को 471 वोट मिले, जबकि विजय भट्ट को 291 मत मिले। कि दोनों चैम्बरों में की सफाई स्थितियां ठीक करना और जूनियरों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था और इंश्योरेंस और जो 65 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन सिस्टम और अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए उत्तराखंड सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बम्पर वोटों से जो प्यार और स्नेह मुझे दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके इस विश्वास को पूरा करूंगा और पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहले मेरे जूनियर अधिवक्ताओं की प्राथमिकताएं हैं। मेरे जूनियर भाइयों ने जिस प्रकार से मुझे स्नेह और प्यार दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। संपन्न हुए बड़े शांतिपूर्वक। हमारे नए जो अध्यक्ष के पद पे प्रत्याशी चयनित होकर आए हैं दुर्गा सिंह मेहता जी, काफ़ी अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं। और महासचिव के पद पे वीरेंद्र सिंह रावत जी जीत के आए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके जीत के आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा ये चुनाव हुआ। अब इस चुनाव की घोषणा के तहत सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हमने विजयी घोषित कर दिया है। अब हम कोशिश करें। हरिद्वार जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. सिंह ने बताया है कि जिले में बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पतालों की सूची भी तैयार की जा रही है और जल्द इन सभी अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया है कि जिले भर में लगभग 650 अस्पताल पंजीकृत हैं, जबकि कुछ अस्पतालों को 1 साल की अस्थायी अवधि के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इस अवधि के बाद भी उन्होंने नियमों के अनुसार पंजीकृत कराना जरूरी होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस जांच प्रक्रिया के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया है, जो अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद ही इनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण किया जाएगा। देखिए, हमारे पास लगभग 6-650 के आसपास हॉस्पिटल हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर। और जो प्रोविजनल दिया जाता है, चूंकि उनका होता है कि जब अप्लाई करते हैं तो उस समय वो हमें देते हैं कि और ये मैंडेटरी हमारे लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना। उसके बाद से जो सुविधाएं उन्होंने प्रोवाइड की है कि हमें दे रहे हैं, उसको हमारे कमेटी के द्वारा जांच की जाती है। जांच के उपरांत तब वो अप्लाई करते हैं 1 साल के बाद, तब उनको परमानेंट ऐसा जैसे संज्ञान में आता है। आप मैं ऑन द रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 14 लाख से ज्यादा रुपए हमने
वसूल किए हैं, हमारे खाते में जमा किया गया है सीमा ऑफिस के, और इसी का परिणाम रहा है कि यदि उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है या एक्सपायर हो चुका है या उन्होंने नहीं कराया है, वो पेनल्टी के तौर पे हमने वसूले हैं और लगभग 38 आदमियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हल्द्वानी में आयोजित राज्य स्तरीय उत्तराखंड विद्यालय टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंदर 14 कैटेगरी में जोशीमठ की कुमारी काव्या ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। चमोली की प्रतिनिधित्व कर रही कुमारी काव्या ने नेशनल स्कूल फेडरेशन टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। काव्या के इस प्रदर्शन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। अब जोशीमठ की काव्या नेशनल स्कूल फेडरेशन गेम्स टीटी में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। बीते दिनों देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम में सफाई व्यवस्था की समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद कई खामियां भी पाई गई थी। तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जाए और जो लापरवाही बरतने वाली कंपनी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। इसके बाद नगर निगम में भी मुस्तैदी देखी जा रही है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कूड़ा उठान की व्यवस्था सही से की जा रही है। इसमें जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कूड़ा उठाने वाली कंपनी भी अगर लापरवाही बरत रही है तो उन पर भी तुरंत चालानी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।